नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केवल यही खबर क्यों आती है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन उसके बाद कोई खबर ही नहीं आती कि इसराइल में कहां पर मिसाइलें गिरी हैं, जहां गिरी हैं वहां की क्या हालत है। ईरान ने अल्ट्रा हैवी खुर्रम शहर 4, फतेह और खैबर नाम की मिसाइलों के वीडियो जारी किए हैं, जिनसे इसराइल और मध्य पूर्व के देशों में हमला किया जा रहा है। इसराइल के अखबार हारेत्स की रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान अभी तक 500 से अधिक मिसाइलें और 2000 से अधिक ड्रोन दाग चुका है। इन आंकड़ों की ठीक पुष्टि करना मुश्किल है। ईरान 24 चरणों का हमला कर चुका है। कुछ दिन पहले यूएई ने दावा किया कि उसने ईरान के 1000 से अधिक ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। यह जरूर है कि ईरान मध्य पूर्व के देशों पर ज्यादा टारगेट कर रहा था, लेकिन 7 मार्च को खबर आई कि ईरान अब मध्य पूर्व पर हमला नहीं करेगा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या इसराइल को ज्यादा टारगेट करेगा? हारेत्स की रिपोर्ट में जानकारी है कि इसराइल की सेना ने कहा है कि पिछले साल जून में ईरान ने उस पर 500 से अधिक मिसाइलें दागी। 28 फरवरी को 90 मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब दिन में केवल 20 मिसाइलें ही दाग रहा है। इसराइल इतना ही शक्तिशाली है, उसके पास दुनिया के सबसे अचूक हथियार हैं, जासूसी उपकरण हैं। तब फिर अमेरिका इराक के कुर्द लोगों से क्यों संपर्क कर रहा है? क्या हुआ? पहले तो ईरान के प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब उनसे बात नहीं बनी तो अब इराक के कुर्द लोगों को उकसाया जा रहा है, उन्हें हथियार देने की बात हो रही है कि आप ईरान के कुर्द लोगों के साथ मिलकर विद्रोह कर दें। इससे ईरान को यही कहने का मौका मिलेगा कि विद्रोह इसीलिए कुचल दिया गया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद फोन कर विद्रोह के लिए उकसा रहे थे। क्या अमेरिका अब अपनी और इसराइल की नाक बचाने में लगा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्द नेता से बात की। कुर्द संगठन के अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। कल तक ट्रंप ईरान की जनता के भरोसे सत्ता परिवर्तन कर रहे थे, अब इराक के कुर्द लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि वहां विद्रोह करो। यह सब खुलेआम हो रहा है। इस खबर से यही पता चलता है कि अमेरिका और इसराइल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं। भले इसराइल के अखबारों को देखकर लगेगा इसराइल चारों तरफ से जीत ही रहा है। उनके पन्नों पर इसराइल के नुकसान की कोई तस्वीर, खबर नहीं। जिस देश में लाखों लोग बंकर में छिपे हैं, उस देश में कम से कम बंकर के भीतर की खबरें रोज आनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, मगर बहुत कम रिपोर्ट, पूरा का पूरा सेंसर किया जा रहा है। हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे कि कैसे इसराइल के अखबार खबरों को दबा रहे हैं और उन्हीं खबरों के भीतर 1-2 लाइन में बता भी रहे हैं कि इसराइल की हालत अच्छी नहीं लगती। उन्हीं अखबारों से यह पता तो चल जाता है कि नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। हारेत्स के एक कॉलम में लिखा है, नेतन्याहू अपने बेटे के साथ घूमने लगे हैं ताकि इस अफवाह का खंडन कर सकें कि युद्ध के कारण उनका परिवार देश छोड़कर नहीं भागा। यही नहीं, नेतन्याहू पलमाचिम एयरबेस गए और वहां पर उस ड्रोन का बटन दबा रहे हैं जो ईरान पर हमला करने वाला है। उनके साथ उनकी सेना के सीनियर लीडर भी हैं। हारेत्स के कॉलमिनिस्ट ने लिखा है कि यह सारा ड्रामा उत्तरी कोरिया की नकल लगता है, तो नेतन्याहू नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की नकल क्यों कर रहे हैं? इसका कारण हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। इसराइल के 1 लाख लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाना मुश्किल हो रहा है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के लाखों लोग बंकर में छिपे हैं। उनकी क्या हालत है, वहां क्या हो रहा है, इसके बारे में जानना मुश्किल है क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत कम है, ना के बराबर। यह उस देश का हाल है जो अभी से विजेता की तरह दावा कर रहा है, जबकि किसी को पता नहीं कि युद्ध कब तक चलेगा, किस मोड़ पर खत्म होगा। इसलिए हमने सोचा कि इसराइल के एक अखबार को उठाते हैं, देखते हैं कि इसके पन्नों पर युद्ध कैसा दिखता है, दिखता भी है या नहीं। इसके पन्नों पर तेल अवीव के भीतर इसराइल में कहीं भी युद्ध का कोई चेहरा व्यापक रूप से नजर नहीं आता, केवल विश्लेषणों में दिखता है मगर खबरों में नहीं। हमने 5 और 6 मार्च के इसराइल के अखबार हारेत्स का विश्लेषण किया है। यह इसराइल का लिबरल और स्वतंत्र अखबार माना जाता है, सरकार की आलोचना करता है। गजा पर जब इसराइल ने हमला किया तब इसकी रिपोर्टिंग और संपादकीय काफी अलग थी। ईरान पर इसराइल के हमले के समय अखबार अलग दिख रहा है। ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, उससे क्या नुकसान हुआ है, युद्ध की आशंका में लोग कैसे जी रहे हैं,
इन सब की विस्तार से रिपोर्टिंग नहीं है। बेशक इसके संपादकीय पन्नों पर और कुछ खबरों में नेतन्याहू की आलोचना वाली बातें हैं और विश्लेषण हैं, मगर ये वो खबरें हैं जो नेतन्याहू की घरेलू राजनीति से जुड़ी हैं। युद्ध को लेकर बहुत कुछ नहीं, मगर इन्हीं खबरों से पता चल जाता है इस्राइल की हालत वैसी नहीं जैसा दावा कर रहा है। इस्राइल का दोस्त अमेरिका भले ही ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल करने का दावा करता हो, लेकिन खुद इस्राइल के एयर स्पेस से नागरिक विमानों को उड़ा नहीं पा रहा। इस्राइल के एयरपोर्ट बंद हैं। जिस देश ने अपने दुश्मन के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है, उसे अपने विमानों को उड़ाने में क्या डर है? क्यों इस्राइल के लोग इजिप्ट के ताबा एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, वहां से टैक्सी लेकर इस्राइल की सीमा में आ रहे हैं? कोई तो पूछे कि आपने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और आपके ही लोग दूसरे देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हवाई अड्डे क्यों ठप हैं? क्यों बंद हैं तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट? कुछ गतिविधियों के शुरू होने की बात हारित्स लिख रहा है, मगर इसी खबर को ध्यान से देखने पर पता चलता है केवल बाहर से लौटने वाले विमानों के लिए एयरपोर्ट खोला जा रहा है। इस्राइल से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, वह भी 24 घंटे में एक विमान तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतर सकेगा। तो यह हालत इस्राइल की हो गई है। 6 मार्च 2026 हारित्स की पहली खबर की हेडलाइन देखिए और समझिए। लिखा है, इस्राइल और अमेरिका ने आसमान पर वर्चस्व तो जमा लिया, लेकिन इसके बाद भी ईरान हिला नहीं, टिका हुआ है। बाद में इस खबर में काफी घिचपिच बातें बनाई गई हैं। अखबार भी ईरान के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसी के बीच यह भी लिख देता है कि हो सकता है अमेरिका अभी भी चौंका दे, लेकिन अगर कुछ समय के भीतर ठोस नतीजा नहीं निकला तो ट्रंप को नए सिरे से परमाणु डील को लेकर बात करनी पड़ेगी, जिसमें प्रतिबंधों की बात होगी, मगर ट्रंप रिजीम चेंज का दावा छोड़ सकते हैं। हारित्स ने लिखा है कि हर बार ईरान इस्राइल को चौंका देता है, अपने नुकसान के बाद संभल जाता है और हमला तेज कर देता है। पता चलता है उसने जून के हमले के बाद लॉन्चर और मिसाइलों का उत्पादन बहुत कर लिया है। इससे यह भी पता चलता है कि भले इस्राइल के अखबार में उसके नुकसान की तस्वीर नहीं, खबर नहीं, लेकिन ईरान की हल्की फुल्की तारीफ से ही अंदाजा मिल रहा है ईरान कमजोर नहीं बल्कि भारी पड़ रहा है। तो आपको हर खबर को इसी तरह ध्यान से देखना चाहिए, कैसे हेडलाइन सजाई जाती है और खबरों के भीतर वही सूचनाएं नाले में बहा दी जाती हैं, कहने को कुछ होता नहीं। डू यू गेट माई पॉइंट? इस्राइल के अखबार लेबनान का फोटो छाप रहे हैं कि इस्राइल की मिसाइल ने कितना नुकसान कर दिया, लेकिन अपने शहर की तस्वीर नहीं छाप पा रहे। छापने के नाम पर पहले पन्ने पर एक छोटी सी तस्वीर है कि लोग अपने कुत्ते के साथ बंकर में जा रहे हैं। आपको खबरों के बीच में मिलेगा कि बिजनेस भी बंद है, लोगों की कमाई ठप है, लेकिन बोल्ड अक्षरों में दिखेगा सर्वे हुआ है, 80% लोगों ने युद्ध का समर्थन किया है। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। इस्राइल के भीतर ही झूठ का सहारा लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। सवाल है कि अगर ईरान हमला कर रहा है तो इस्राइल के भीतर से उस हमले के असर की तस्वीरें क्यों छिपाई जा रही हैं? अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो अखबार अपने शहर की रिपोर्ट में लिख सकता है कि हमारे संवाददाताओं ने शहर के हर कोने का दौरा किया, कहीं कोई नुकसान नहीं। यह भी नहीं लिखा मिलता है। युद्ध की खबरों को इस्राइल के अखबार से जिस तरह से गायब किया गया, यह इस युद्ध का एक और क्रूर पहलू है। बल्कि 5 और 6 मार्च के हारित्स में कैफे को लेकर खबरें हैं। कैफे की चिंता हो रही है, मालकिन के पास वर्कर नहीं है, लेकिन यह भी लिखा जा रहा है वर्कर चले गए हैं। वर्कर के साथ साथ ग्राहक भी तेल अवीव छोड़कर चले गए। इससे पता चल रहा है कि तेल अवीव की हालत अच्छी नहीं। जिस देश ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, उसके अखबार में कैफे की रिपोर्टिंग हो रही है। युद्ध के कारण डिलीवरी बॉय लेट हो सकता है, इसकी चिंता जताई जा रही है। 6 मार्च को हारित्स ने लिखा है कि जहां मिसाइल गिरी है उसके पास के कैफे खुले हैं और कैफे की तस्वीर है, लेकिन जहां मिसाइल गिरी है उसकी तस्वीर नहीं है। अगर आप यही लिख रहे हैं कि शेल्टर होम के पास के कैफे खुले हैं, तो उसी की रिपोर्टिंग ठीक से कीजिए, पता तो चले कि कॉफी पीने के पैसे भी हैं या नहीं, लोग बंकर में क्या खा पी रहे हैं।
या ईरान की तस्वीर है। ऐसी कितनी तस्वीरें दुनिया ने देखी। लाखों लोग सड़कों पर निकलकर अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिन स्कूली बच्चियों को मारा गया उनके जनाजे में कितने लोग आए। खामेनेई की शहादत के बाद लाखों ईरानी सड़कों पर आए। ईरान से भी ठीक से नहीं पता चलता अमेरिका और इस्राइल के हमले से उसे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम वहां लोग तो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इस्राइल में लोग बंकरों में चले गए। सायरन बजता है, भागकर बंकर में चले जाते हैं। वीडियो के इस दौर में इसी का वीडियो आ जाता कि तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, बंकर की तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, इस्राइल दावा करता है कि ईरान के एयर स्पेस को कब्जे में ले लिया, तब फिर बंकर में उसके लोग क्यों छिपे बैठे हैं? अगर सारा इस्राइल बंकर में चला गया है तो क्या हारिस का रिपोर्टर उसी बंकर में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था? कोई बताएगा ऐसे खबर आपको? हम बता रहे हैं। हिंदी के कबाड़ अखबारों को ठीक से पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। जिस देश ने ईरान और उसके आसपास के देशों पर इतने बम बरसाए, गजा पर 2 साल तक बमबारी करता रहा, वह देश बम से कितना खौफ खाता है पता चलता है। इस्राइल ने अपनी जमीन के भीतर बम से बचने के ना जाने कितनी सुरंगें बनाई हैं। टाइम्स ऑफ इस्राइल इस्राइल का एक और बड़ा अखबार है। इसमें बम शेल्टर लोकेटर को लेकर खबरें छपी हैं। यह एक तरह का ऐप है जो बताता है आपके करीब कौन सा बम शेल्टर है और आप कितनी देर में वहां पहुंच सकते हैं। इस ऐप से 20,000 शेल्टर जुड़े हैं। टाइम्स ऑफ इस्राइल ने लिखा है कि युद्ध के दौरान तरह तरह के ऐप बने हैं। इंटरनेट का उपयोग 25% बढ़ गया है। सरकार की ऐप पर अचानक सायरन बजने लगता है। लोग बंकर के अंदर बैठकर डेटिंग ऐप चला रहे हैं। ऐसे ऐप बन गए हैं जो बताते हैं कि अब आप घर जाकर नहा सकते हैं, बम का खतरा नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि इस्राएलियों के जीवन में बम कितना सामान्य हो गया है। बम के साए में जीते हुए वे शेल्टर में डांस कर रहे हैं, क्लब का जीवन जी रहे हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा हिंसा की सोच में ढल चुका है। इस्राइल का कानून है कि हर इमारत के नीचे बम शेल्टर होना चाहिए। रोलिंग स्टोन एंटरटेनमेंट की पत्रिका है और जमीनी रिपोर्ट भी करती है। इसके एक विश्लेषक ने तेल अवीव के ऐसे बंकरों के बारे में बताया है जिनमें सायरन के दौरान नाइट क्लब जैसा माहौल हो जाता है। लोग कहते हैं ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए है, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग से यह भी पता चलता है बम के साए में रहना, बम गिराना इतना आम हो गया है, लगता है इस्राइल की लोगों की चेतना का हिस्सा बन गया। बंकर में क्यों जाना पड़ा? नेतन्याहू के फैसलों ने पूरे देश को बंकर में बिठा दिया। इसकी बहस नहीं, बजाय बंकर में इंतजार करने को ही सांस्कृतिक रूप दे दिया गया है। इस्राइल के मीडिया में बंकर को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि लोग खुश हैं। इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे पिकनिक स्पॉट हो, या उसी समाज में हो सकता है जिसने अपनी संवेदनशीलता, करुणा और विवेक को कुचल दिया। दुश्मन गढ़ते गढ़ते उसे मिटाने की चाह में इस्राइल के लोग खुद को क्रूर बनाते जा रहे हैं। बंकर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, 28 फरवरी की है। यह रिपोर्ट बंकर को उस तरह से नहीं देखती जैसे टाइम्स ऑफ इस्राइल ने देखा। इसमें लिखा है सायरन बजते ही लोग भागने लग जाते हैं, मगर सभी के लिए बंकर नहीं है। इस्राइल की आबादी 90 लाख से अधिक है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख के लिए ही बंकर हैं। इसका मतलब है 30 लाख लोग बिना बंकर के हैं। अधिकतर उन्हीं इलाकों में बंकर कम है या नहीं है जहां इस्राइल की अरब आबादी रहती है। इस्राइल में 11,775 सरकारी शेल्टर हैं। इनमें से केवल 37 अरब आबादी की जगह बने हैं। सरकार की ही रिपोर्ट है कि 37 में से 8 इस्तेमाल के लायक नहीं। तो एक तरह से शेल्टर की राजनीति भी आपको देखनी चाहिए। इस्राइल को केवल उसके ड्रोन और आयरन डोम से मत जानिए। आयरन डोम इतना ही अचूक होता तो आज इस्राइल को अपना एयर स्पेस बंद नहीं करना पड़ता। इस्राइल ने 1 लाख रिजर्विस्ट को बुलाया है। इस्राइल में अनिवार्य रूप से लोगों को सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे लोग जिन्हें ट्रेनिंग मिलती है मगर सेना में काम नहीं करते, रिजर्विस्ट कहे जाते हैं। रिजर्विस्ट के मोर्चे पर जाने की तस्वीर और वीडियो क्या आपने देखी है? हारिस अखबार में केवल टेक्स्ट शब्दों में लिखा गया है। आपने एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने साइप्रस पर हमला किया क्योंकि वहां ब्रिटेन का सैनिक अड्डा है और ब्रिटेन ने अपने अड्डे को अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। साइप्रस भूमध्य सागर का एक स्वतंत्र द्वीप देश है, यूरोप का हिस्सा माना जाता है। हारिस की रिपोर्ट से एक और पहलू सामने आता है कि ईरान के हमले के बाद साइप्रस में रहने वाले 15,000 इस्राएली सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये वो लोग हैं जो इस्राएल के हालात से तंग आकर साइप्रस चले गए। रोज रोज के प्रदर्शनों,
दक्षिणपंथी नारो युद्ध के हालात से इन्हें अब अपने देश से उम्मीद नहीं रही, तो भूमध्य सागर के शानदार मौसम का मजा लेने साइप्रस आ गए। यहां से इस्राइल 1 घंटे की हवाई यात्रा में पहुंचा जा सकता है। साइप्रस से ही जुड़ी एक और खबर अन्य जगह पर मिलती है, जिससे पता चलता है कि इस्राइल की मंत्री कह रही हैं कि साइप्रस से अपने नागरिकों को लाने के लिए समुद्री जहाज का इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीस के मंत्री से बात की, लेकिन